हेलो डियर, आपका वेलकम है भाई इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत हम आगे बढ़ाते हैं अपनी लर्निंग को। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, चतुर्भुज हैं, वो ख़त्म कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि पॉलीगन्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो अपनी मेंसुरेशन 2D है उसके अंदर पॉलीगन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। तो मैं आपको हेक्सागन के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और एक जनरल पोलिनोमियल के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मेंसुरेशन 2D की। जो अपनी प्लेन ज्योमेट्री है, प्रॉपर्टीज, उसके अंदर तो मैंने आपको पेंटागन के क्वेश्चन भी करवाए थे, ऑक्टागन के क्वेश्चन भी करवाए थे, है ना। उसके अंदर वो पूछे गए हैं। बट मेंसुरेशन 2D में पॉलीगन के अंदर हमारे पास सिर्फ हेक्सागन है जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जी, पहले हेक्सागन कर लेते हैं, फिर एंड में सारे पॉलिनोमियल को हैंडल करने के लिए मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा। करें फिर। तो और यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर हेक्सागन की। इसकी रेगुलर हेक्सागन, सम षटभुज, यानी कि एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स बराबर है, जिसके सारे एंगल्स बराबर है। एक रेगुलर फिगर उसको बोलते हैं जिसकी सारी साइड्स बराबर हों, जिसके सारे एंगल्स बराबर हों। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। इसके बारे में मैं आपको क्या बता चुका हूँ? आपको ये बता चुका हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर आप सारे डायगोनल्स खींच देते हो, सारे डायगोनल्स बड़े वाले, क्योंकि डायगोनल तो इसमें कई तरह के होते हैं, 2 तरह के डायगोनल होते हैं एक हेक्सागन के अंदर, हमने पहले किए हैं। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो हमने प्लेन ज्योमेट्री में किया, ये जो छोटे वाला डायगोनल है इसकी लंबाई होएगी √3a, और ये जो बड़े वाला डायगोनल है इसकी लंबाई होएगी 2a। ये हमने किया है। ठीक है भाई, क्यों? ये आप प्लेन ज्योमेट्री के अंदर देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हेक्सागन की साइड ए है, हेक्सागन की साइड ए है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल जो है उसका मान होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को अगर आप 6 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 60 डिग्री हिस्से में आएगा, 60 डिग्री बटेगा हर एक जगह। ठीक है, ये सारे 60 डिग्री के हैं। सर बराबर हिस्सों में क्यों बटेगा? क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर है, रेगुलर हेक्सागन है, सिमेट्रिकल फिगर है। ठीक है, और ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। रेगुलर फिगर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होएगा, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। ऐसे ही ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। तो एक हेक्सागन जो है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्लेन ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपको हेक्सागन की साइड दे दूं कि हेक्सागन की साइड ए है और मैं आपसे इसका एरिया पूछ लूं, तो आप ये बोल सकते हो कि ए साइड वाली 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा हेक्सागन का एरिया। अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो वैसी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, तो उसको 6 गुना कर दूं तो हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, बस उसको मैंने 6 गुना कर दिया। और किस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी? उसकी साइड भी हेक्सागन की साइड जितनी है। ठीक है, तो हेक्सागन का एरिया क्या होगा? जो भी हेक्सागन की साइड है वैसी उस साइड की 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर होएगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट। ओके जी। पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या होएगा? तो भाई हेक्सागन की 6 साइड होती हैं, एक साइड की लंबाई a है, तो a ऐसे 6 बार है, तो 6 × a, पेरीमीटर परिमाप 6a हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक बात। ठीक है, इसके अंदर 2 लंबाइयों के डायगोनल होते हैं। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट से डायगोनल खींचना है तो इसके साथ वाले पॉइंट को छोड़कर ही खींचोगे। यहाँ पर खींच दोगे तो साइड बन जाएगी, भुजा बन जाएगी, तो इसको छोड़कर यहाँ पर करोगे। यानी कि हमने सबसे छोटा डायगोनल बना दिया एक पॉइंट को छोड़कर, उसकी लंबाई ये √3 है, प्लेन ज्योमेट्री में करी थी।
अब मैं 2 पॉइंटों को छोड़कर इसको मिला रहा हूं, ठीक है। अब मैं 1 2 3, अगर इन 3 पॉइंटों को छोड़कर मैं ऐसे मिलाने लग जाऊंगा तो ये तो वही डायगोनल हो गया। यहां से अगर आप देखोगे जो 1 पॉइंट को छोड़कर मिलाया गया है, यानी कि इसकी लंबाई भी √3a है। तो 2 लंबाइयों के डायगोनल बन सकते हैं एक हेक्सागन के अंदर, एक तो ये √3a, एक ये 2a। इसकी लंबाई 2a क्यों है? क्योंकि ये वाला डायगोनल है। देखो अगर आप ध्यान से, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई a है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई a है। इसकी लंबाई √3a क्यों है ये भी मैं बता देता हूं। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इन दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट से मिलकर बना है ये। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2 इंटू a। तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट है, ये दूसरे की। तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की हाइट से मिलाकर बना है, तो वो हो जाएगा √3 इंटू साइड। क्या सर हमें ये याद होना चाहिए? जी हाँ, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। एक और बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, एक और बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमारे पास ये हेक्सागन है और मैं सबसे बड़े वाले डायगोनल को मिला देता हूं, तो ये जो है ये इसके पैरेलल होएगी और इसके, ये तीनों पैरेलल होंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फिगर ABCD है ये क्या है? ये एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब है, बिकॉज एक पेयर है पैरेलल साइड्स का। और BC जो है वो हेक्सागन की साइड है, यानी कि A होएगी। और AD सबसे लंबे वाला डायगोनल है, यानी कि 2A होएगा। अगर मैं ABCD के अंदर नॉन पैरेलल साइड, और एक और बात, ये एक आइसोस्केलस ट्रेपेजियम होएगा। सर आइसोस्केलस क्यों होएगा? क्योंकि BA = CD, ये दोनों उसी की तो साइड है हेक्सागन की। अगर मैं नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो ये वाली जो लाइन होती है ये इन दोनों की एवरेज के बराबर होती है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 होती है। तो 2 + 1 3a/2 यानी कि 1.5 है। जो भी हेक्सागन की साइड होगी उसकी 1.5 गुना होगी, उसकी 1.5 टाइम्स होगी अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो। ठीक है, क्लियर है। तो मेंसुरेशन 2D में हमने हेक्सागन के बारे में जो भी सीखना चाहिए वो सब है इस फिगर के अंदर, इस एक PPT के ऊपर। ठीक है, एक बार इस सब के ऊपर नज़र मार लो, फिर कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं। इसके अलावा एक आधी छोटी मोटी बातें और पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी हेक्सागन का एरिया डिवीजन। देखो अगर मैं एक हेक्सागन के अंदर ऐसे जो लंबे वाले डायगोनल है वो सारे खींच दूं तो जो एरिया है वो 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में बढ़ जाएगा और सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की साइड जो है वो सेम है। तो ये जो 6 हिस्से हैं इन सब का एरिया बराबर होएगा। ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है समान एरिया की। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो ये जो एरिया बनेगा ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर बनेगा। ये बन जाएगा 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। देखो अगर मैं यहां पर खींच दूंगा तो ये 2 अलग अलग इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। ठीक है जी, और मैं इसको मिटा दूं तो ये जो एरिया है ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये जो एरिया है ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या है, एक्चुअल में ये जो है ये हेक्सागन का सेंटर है। हेक्सागन का सेंटर ऑफ मास बोल लो, या फिर हेक्सागन के बाहर की तरफ सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर बोल दो, या हेक्सागन के अंदर की तरफ सर्कल बनाओगे उसका सेंटर बोल दो। ये हेक्सागन का इन सेंटर भी है, सर्कम सेंटर भी है, ये सब कुछ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। तो अगर इसके सेंटर से आप 6 के 6 वर्टिसेस पर ऐसे लाइन खींचोगे तो एरिया 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर एक एक छोड़कर ऐसे इसको छोड़ के इस पर खींच दिया, इसको छोड़ के इस पर खींच दिया, इसको छोड़ के इस पर खींच दिया, तो ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर। तो ये भी आपस में बराबर तो होंगे ही, ये भी बराबर तो होंगे ही। और ये क्या बन गए, ये रोम्बस बने हैं 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की चोंच है ना, ये 60 डिग्री वाली है, ये भी 60 डिग्री वाली है, 120 डिग्री वाली है। रोम्बस बने हैं जिनके अंदर 60 और 120 का एंगल है। तो आपको इतना पता है कि इस वाले रोम्बस का छोटे वाला डायगोनल
रोम्बस की साइड के बराबर होता है, ए है तो ए है, और बड़े वाला डायगोनल √3a, √3 इंटू साइड होता है तो √3a। जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, एरिया ऐसे डिवाइड होएगा। ओके जी, आगे। अब अगर मैं ऐसे कर दूं तो जस्ट मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है कि ये जो रोम्बस है इसमें ये डायगोनल खींच दिया मैंने, एरिया दो बराबर हिस्सों में बट गया, क्योंकि रोम्बस के अंदर डायगोनल जो है दो बराबर हिस्सों में एरिया को बांट देता है। यहाँ पर भी मैंने डायगोनल खींच दिया, एरिया दो बराबर हिस्सों में बट गया। तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, ये सारे बराबर हैं, ठीक है। ये एरिया भी 1/6 है, 1 2 3 4 5 6 एरिया है ऐसे ऐसे। ये जो एरिया है ये भी पूरे रोम्बस पूरे हेक्सागन के एरिया का छठे हिस्से का है, 1/6 है, और ये भी 1/6 है। एक्चुअल में ये एरिया और ये एरिया बराबर है, बस ये ऐसे इकट्ठा है, ये ऐसा फैला हुआ है। अगर थोड़ा और ध्यान से देखें तो देखना, यहां पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है सेम है, बस इसको मैंने दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया। ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने बीच में से लाइन खींच दी, आधी उधर रह गई आधी इधर रह गई। तो जितना मैं बता रहा हूं उसके बाद अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए, इस चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा सीखने के लिए आप खुद भी इसके ऊपर लाइक बना बना के हाथ आजमा सकते हैं, थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो आप खुद अपना थोड़ा सा इसके साथ टाइम बिताएंगे, खुद सोचेंगे, तो एग्ज़ाम में जब इसकी ज़रूरत होगी तो हो सकता है आपको ये एकदम से याद ना आए, बट 1 2 सेकंड लगाने के बाद आपको याद आ जाएगा, आप इजीली इसको डिड्यूस कर लेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम से याद ना आए, बट 1 2 सेकंड में हम रिकॉल कर सकते हैं अगर हमने वो अच्छे से समझी हो तो इसको अच्छे से समझ लेना। आगे बढ़ूं, ओके जी। अब ये देखो, यहाँ पर मैंने ये डायगोनल नहीं खींच रखा है ना, ये खींच रखा है, ये नहीं खींच रखा, चलो जो भी है देखते हैं। तो ध्यान से देखते हैं भाई क्या हुआ है। तो एक तो ये बड़े वाले डायगोनल्स हैं, ये देखो, मैं आपके साथ ही इसको करना चाह रहा हूँ, ये बड़े वाले डायगोनल्स है, हाँ जी सर। और ये देखो, ये जो लाइन है ये मैंने इस पॉइंट को छोड़कर, ये छोटे वाला डायगोनल है ये, फिर ये, तो ये जो ए सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। ये जो ए ई है ये भी छोटे वाला डायगोनल है, ई सी है ये भी छोटे वाला डायगोनल है, सी ए है ये भी छोटे वाला डायगोनल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी ई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ जी सर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है। और उसके बीच में ऐसे मीडियंस खींच रखे हैं, उसके एरिया को 6 बराबर हिस्सों में बांट रखा है। सर आपको कैसे पता मीडियंस खींच रखी हैं, मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं, बट सिमेट्रिकल फिगर है। ये जो लाइन है ये इसकी मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सब कुछ होगी, ठीक है। तो ये तो वही वाला केस हो गया ना कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम सारी मीडियंस खींचते हैं, एरिया 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ये तो एरिया 6 बराबर हिस्सों में बट गया, ओके जी। इसके बाद आप ऐसे कर सकते हो कि इसको मैं पिछली वाली फिगर से रिलेट करके बताऊं, या फिर लेट मी थिंक कोई और आसान रास्ता है इसको बताने का, ये बाकी एरिया भी इक्वल होंगे। उसी से रिलेट करके बता देता हूँ। देखो उसके बाद हमने थोड़ी देर पहले ऐसे किया था कि अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, ऐसे मिला दूँ, तो ये एरिया 3 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। सेंटर से मैंने क्या किया, इस वर्टेक्स को छोड़कर इससे मिला दिया, इस वर्टेक्स को छोड़कर एक एक छोड़कर मैंने इसे मिला दिया, 3 बराबर हिस्सों में बट गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे, तो ये जो एरिया और ये एरिया ये बराबर होएगा, बिकॉज ये एक रोम्बस बन रहा था। यहाँ से अगर मैं ऐसे खींच दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चारों एरिया बराबर बढ़ जाएंगे, क्यों, बिकॉज ये एक रोम्बस है। ये क्या है, ये एक रोम्बस है, इसके एरिया को मैंने ऐसे 4 हिस्सों में बांट दिया। ऐसे भी देख सकते थे हम, है ना, ये भी एक रोम्बस है, इसको भी 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने। या फिर आप इसको एक और तरीके से देख सकते थे, कैसे देख सकते थे कि
अगर मैं बड़े वाले डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं इसके अंदर, एरिया जो है 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। आप बोलोगे जी हाँ, 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। तो अगर मेरे सामने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हों जो ऐसे एक दूसरे से चिपकी हुई हों, अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो एरिया 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये जो लाइन है ये इन दोनों ट्रायंगल्स की मीडियन का काम करेगी, एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। ऐसे ही जस्ट उसके अंदर कर क्या रखा है, ऐसे यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, एरिया को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। फिर यहाँ पर एक लाइन खींच दी, देखो मैं वैसे ही बना रहा हूँ, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पर एक लाइन खींच दी, 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो जब आप इसको एग्जाम में देखोगे तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये नहीं है कि मैं इसको देखते ही बता दूंगा, मैं 2-3 सेकंड लूंगा कि ऐसे, वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसे देखते ही मैं बिना सोचे मार्क नहीं करने लग जाऊंगा। जैसे आपको पता है, आप देखते ही ये बता दोगे कि ये 5 है, ये 7 है, तो ये क्या होगी, √5² + 7²। सोचना ही नहीं है। यहां पर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे फिगर को। टेंशन नहीं लेनी कि इसको रट के रखना है, रट के नहीं रखना। इसीलिए मैं आपको इसके अलग अलग रूप दिखा रहा हूं, इसको हम कैसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल पहली बार जब मैं किसी क्वेश्चन को देखूं तो अलग तरीके से करूं, पर हाँ 2-3 सेकंड में क्या होएगा, मैं इसको रिकॉल कर लूंगा। ठीक है, मैं या आप। ओके जी, इसे ध्यान से देखो। हुआ क्या है यहां पर, अगर अपने पास यह हेक्सागन है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बड़े वाले डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर दूं, अगर मैं बड़े वाले डायगोनल ड्रॉ कर दूं, एरिया 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा, 6 बराबर हिस्सों में। हाँ जी सर। तो ये जो है ये 1/6 है, ये जो है पूरे हेक्सागन का छठा हिस्सा है, ये भी पूरे हेक्सागन का छठा हिस्सा है। 1/6 है, 1/6 है। ओके, अब कर क्या रखा है, ये जो एरिया है ये दो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है ना, इसको मैं ऐसे बांट लूं चाहूं तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये भी 1/6, ये भी 1/6। या फिर ये 2 ट्रायंगल का एरिया है, इसको मैं ऐसे बांट लूं, ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया। 2 ट्रायंगल का एरिया था, ये भी एक ट्रायंगल का एरिया है, ये भी एक ट्रायंगल का एरिया, ये भी एक ट्रायंगल का एरिया है, ये भी एक ट्रायंगल का एरिया है, ये 2 ट्रायंगल का एरिया है, मैंने ऐसे करके आधा आधा बांट लिया। तो ये भी 6 के 6 हिस्सों का एरिया जो है बराबर है, 6 के 6 हिस्सों का एरिया बराबर है। ठीक है, ये बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि हेक्सागन के अंदर अगर हम सबसे बड़े वाले डायगोनल को ऐसे मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बनता है, समलंब बनता है। तो इसके अगर हम मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये जो लाइन होगी ये साइड के कंपैरिजन में 1.5 गुना होगी। और क्यों होगी ये मैं आपको बता चुका हूँ, कि ये ए है, ये 2a है, तो इन दोनों की एवरेज होती है ये 1.5a है। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स हैं इन साइड्स के, तो इन दोनों साइड का मिड पॉइंट मिलाया तो ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ये एक साइड बीच में मैं छोड़ रहा हूँ, देखो इसका मिड पॉइंट मिलाया, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट बनाया, तो ये जो ट्रायंगल बन रही है इसकी लंबाई है 1.5a। तो इसका एरिया जो है आप इजीली बता दोगे। ठीक है, 1.5a बोल लो, या फिर इजीली सोल्व करने के लिए इसको 3/2a बोल लो। अगर हमें इसका एरिया बताना है तो हम इजीली बता देंगे, √3/4 इंटू a स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, क्लियर है। अब करोगे भाई क्वेश्चंस, करो फिर। एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड, रेगुलर हेक्सागन की साइड इतनी है तो इसका एरिया कितना होगा। तो भाई जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया है वो बराबर होता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के, जिनकी साइड हेक्सागन की साइड के बराबर है। तो ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होएगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होएगा, इतना। दैट्स इट, ये हमने सोल्व करना है। ठीक है, कोई भी रेगुलर हेक्सागन है,
उसका एरिया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया के बराबर होता है जिनकी साइड हेक्सागन की साइड के बराबर है। 1 2 3 4 5 6, 4 से 4 कट गए। हम सिर्फ एग्जाम में ये लिखेंगे 6 3 18 रूट 3, ये अपना उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ें, बताओ। ये आप खुद ही कर लोगे, मैं नहीं चाह रहा कि आप मेरे से पहले ना करो, आप खुद ही कर लोगे, एक बार सोचना। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, ये 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 एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है जी, जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। और बिना कुछ लिखे कर लोगे, डायरेक्टली उत्तर लिख सकते हो आप इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करके। हुड साइड इज 6 सेंटीमीटर। ए पी एफ, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखी है इस साइड के ऊपर, ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखी है इस साइड के ऊपर। तो हेक्सागन की तो सभी साइड्स की लंबाई बराबर होती है ना, रेगुलर हेक्सागन की। हाँ जी सर, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, सारे डायगोनल ड्रॉ कर लो रेगुलर हेक्सागन के। ठीक है जी, हमने कर लिया, ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर लिया। जब आपने ये सारे डायगोनल ड्रॉ कर लिए इस रेगुलर हेक्सागन के अंदर, इस रेगुलर हेक्सागन के अंदर, तो एरिया जो है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बढ़ जाता है ना, 1 2 3 4 5 6। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये 4 ही ट्रायंगल शेडेड है यहाँ पर। और एक और बात ध्यान से सुनो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की जो लंबाई है उतनी ही लंबाई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की है, क्योंकि ये इसी के ऊपर बनी है ना। इन सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लंबाई वही है जो हेक्सागन की है, जो कि 6 है। इसकी भी 6 है क्योंकि ये हेक्सागन पर बनी है, ये भी हेक्सागन पर बनी है, ये भी हेक्सागन की साइड पर बनी है। तो इन ए वे एक हिसाब से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें उनका एरिया बताना है। 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनकी साइड 6 है, तो इजीली बता देंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 8 का होगा गुणा में 8, खत्म बात। हम सिर्फ इतना लिखेंगे एग्जाम में, 4 दूनी 8, 36 दूनी 72 √3, 36 दूनी 72 √3। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। इजीली कर लोगे, हिंट दूं? हिंट दूं, एक बार पहले ट्राई कर लो। हिंट ये है कि वो कर लो आप, सारे डायगोनल ड्रॉ कर लो बड़े वाले हेक्सागन के, बड़े वाले डायगोनल। जैसे अपना हेक्सागन है ये है ना अपना हेक्सागन, तो इसके सारे अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर लूँ, बड़े वाला ये जो बड़े वाले डायगोनल जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये जो एरिया है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, 1/6 है, ठीक है जी। और ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप ऐसे लाइन खींच दोगे तो एरिया 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये तो आधी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है ये वाला, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है ये वाला एरिया। आपको 1.5 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है, 3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड वही है जो हेक्सागन की साइड है। ठीक है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर। तो 3/2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ये रही आधी ये रही, उनका एरिया इतना हो जाएगा। इन ए वे ये जो हेक्सागन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, या फिर मैंने क्या किया, एक 4 से इसको काट दिया, 2 से इसको काट दिया, 6 3 18 3 54 √3, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। ठीक है, इजी है ये वाला टॉपिक बिल्कुल।
आगे बढ़े। बताओ। शायद ये हम पहले भी कर चुके हैं ये वाली चीज। An equilateral triangle of side 6 cm has its corner cut off to form a regular hexagon. Area of this regular hexagon will be। देखो, अगर हमारे सामने कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपने इसके कोने काट के इसको हेक्सागन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके कोनों पे ऐसे कैंची चलानी पड़ेगी और ये हेक्सागन बनेगा। कैसे कैंची चलाओगे, एक तो आप ऐसे चलाओगे, ऐसे। जो हमारा हेक्सागन होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स है ना, ये पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो ये जो आप लाइन ऐसे कैचे चलाओगे ये इसके पैरेलल चलेगी। ऐसे ही ये जो हम चलाएंगे ये उसके पैरेलल चलेगी, ठीक है। और ये जो है ये उसके पैरेलल चलेगी, तो ये अपना हेक्सागन बनेगा ये। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से हेक्सागन बना रहे हो तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है वो 3 बराबर हिस्सों में कटेगी। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 6, तो इसके 3 हिस्से कट जाएंगे, 2, 2 और 2, यानी कि हमारे हेक्सागन की साइड हो जाएगी 1/3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भी लंबाई थी साइड की उससे 1/3। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, आगे से याद रहेगा भी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है और आपने कॉर्नर्स को काट के हेक्सागन बनाया है तो 3 ऐसे टुकड़ों में बटेगी, 3 बराबर टुकड़ों में। तो हेक्सागन के हिस्से में जो टुकड़ा आ रहा है वो एक ही टुकड़ा आ रहा है ना, बाकी दो तो कट के अलग हो गए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बताओ, प्रूव कैसे होगा, मैंने ये बता दिया है, ये दोनों पैरेलल हैं। सोचो, देखो, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपने बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी, मैं अभी प्रूव करके बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपने बेस के पैरेलल एक लाइन खींच दी ये, तो बेस के पैरेलल लाइन खींचते ही सिमिलर ट्रायंगल बन जाती है। अगर हम किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है सर, समझ गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, हाँ जी सर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, तो मान लो इसकी साइड ए है तो ए ए ए, इसकी तीनों साइड ए हो गई, हाँ जी सर। तो ये तो हेक्सागन की साइड है ना भाई ए, और ये भी हेक्सागन की साइड है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए होएगी, हाँ जी सर। ओके, अब ये लाइन भी तो बेस के पैरेलल ही है ना, हाँ जी सर, ये भी बेस के पैरेलल ही है। तो ये वाली छोटी ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, क्यों, क्योंकि ये बड़ी वाली के सिमिलर बनेगी। तो इसकी तीनों साइड भी बराबर हैं। अब मुझे पता है कि हेक्सागन की ये वाली साइड ए है तो ये वाली भी ए होगी, तो ये वाली भी ए होगी, हेक्सागन की तो सारी साइड ए होंगी। और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है छोटी सी, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। तो अब आप देखो ए ए ए, साइड 3 बराबर हिस्सों में बट गई है। आगे से हम इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी थी। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो हेक्सागन की साइड हो जाएगी, अगर कोनों को काट कर बनाया गया है तो 2। और यहां पर एक और आपको मजेदार चीज बता दूं, अब अगर मैं हेक्सागन के बड़े वाले डायगोनल बना दूं ऐसे, क्या पूछ रखा है ना, एरिया ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये चीज बता दूं, अगर मैं हेक्सागन के बड़े वाले डायगोनल से ऐसे मिला दूं तो यहां पर आप देखोगे हेक्सागन के अंदर तो हमेशा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी 2 है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी 2 है, तो टोटल 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। 6 ये रही, 3 ये रही। आपको पूरी फिगर समझ में आ गई। वो इसमें से किसी को भी शेड करके पूछ ले इसका एरिया बता दो, आप इजीली बता दोगे, है ना। तो हम चीज़ों को रट नहीं रहे, जितनी रटनी चाहिए उतनी हम रट रहे हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी चाहिए वो हम समझ रहे हैं। ठीक है जी, ओके। उसने क्या पूछा है, रेगुलर हेक्सागन का एरिया, तो इजीली बता देंगे। रेगुलर हेक्सागन की साइड है 2, ओके, तो इसका एरिया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है जिनकी साइड है 2। तो √3/4, 2 का स्क्वायर 4, और ऐसी ऐसी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल 6√3। ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़ूं, बताओ फिर। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, its corners are cut off to form a regular hexagon.
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स को काट दिया गया, ठीक है, एक हेक्सागन फॉर्म करने के लिए। तो पिछले इक्वेशन में हमने पढ़ा कि हमें ऐसे काटने पड़ेंगे इसके कॉर्नर, ठीक है, तो ये बीच में एक रेगुलर हेक्सागन बन जाता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एरिया ऑफ हेक्सागन इज व्हाट परसेंट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? बताओ। आप बिना कुछ लिखे सिर्फ मन ही मन में इसका उत्तर दे सकते हैं, पेन को हिलाओ भी मत, सिर्फ देखो फिगर को और सोचो। आप सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हो। ये जो हेक्सागन है, अगर मैं मन ही मन में ये सोच लूं, अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला दूं तो ये जो हेक्सागन का एरिया है ये 6 ट्रायंगल्स में बट रहा है, 6 ट्रायंगल्स में बट रहा है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में। और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जो अपनी वेस्ट हो जाएंगी वो भी इसी साइज की इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी साइड वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमारा हेक्सागन का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती हैं 6 ट्रायंगल्स, और जो हमारी ट्रायंगल का एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती हैं 9 ट्रायंगल्स। पूरी ट्रायंगल का एरिया 9 ट्रायंगल्स, 6 और ये 3 9। तो हेक्सागन का एरिया 2/3 है, यानी कि 66.66% है, यानी कि 66.66%। ठीक है भाई, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। बताओ। इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्रायंगल इन विच CDEFG इज ए पेंटागन। ये जो है CGEFG नहीं, FED होगा। अच्छा, CDEFG, हाँ ठीक है, CDEFG इज ए पेंटागन। ट्रायंगल ADE एंड BFG आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। गिवन फिगर जो है ABC वो एक ट्रायंगल है, उसने बड़े वाली फिगर को बताया नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। अब तक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही थी, सोचो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर ये छोटी सी ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होएगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होएगा। हाँ जी सर, तो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री के हो गए तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो पूरी बड़े वाली ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। ओके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसने यहां से एक कोना काट दिया, यहां से एक कोना काट दिया, ठीक है जी। और उसने क्या बताया हमें, उसने हमें बताया है कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं ईच विद साइड्स 2, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। और उसने हमें बताया EF भी 2 सेंटीमीटर, EF भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये वही सिचुएशन नहीं है जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, लास्ट 2 क्वेश्चन से। भैया जो हेक्सागन की साइड है वो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से 1/3 आई है, इसके कोने काटे, इसके कोने काटे, तो मैं यहाँ पर भी एक कोना काट देता हूँ ऐसे ही, ये लो, तो ये भी 2 होएगा, ये भी 2 और ये भी 2। पूरी बड़े वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 6 है तो हेक्सागन ऐसे ही तो बनता है, 2 साइड का हेक्सागन बनेगा कॉर्नर्स को काट के, ठीक है। जस्ट मैं ये वैसे बता रहा हूँ, ये लाइक इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन, पेंटागन का एरिया यानी कि ये जो शेडिड रीजन का एरिया है ये बताना है। ओके, पूरी ट्रायंगल का एरिया उसने हमें बताया होगा या कुछ तो बताया होगा। अच्छा, उसने हमें साइड बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, आप डायरेक्टली लिख के बता सकते हो अभी, और कुछ लाइक लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर लिख सकते हो, काट पीट के कैलकुलेट हो जाएगा। भाई साहब ये हेक्सागन है, अगर मैं इसके बड़े वाले डायगोनल्स को मिला दूं तो हमें जो जिस शेडेड पोर्शन का हमें एरिया बताना है वो 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना है वो एरिया। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है मेरे भाई 2, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू A² यानी कि 4, और 7 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा गुणा में 7, तो उत्तर हो जाएगा 7√3, दैट इज ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ जाएं। बताओ। अब इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आए नहीं हैं, बट मैं फिर भी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, ये एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन में डाले हैं।
जिस तरह का ये दिख रहा है वैसा डरावना बिल्कुल भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ लिखे सिर्फ दिमाग में थोड़ी मोटी कंस्ट्रक्शन करके, थोड़ा दिमाग लगा के आप इजीली बता दोगे। और बोलो, अगली हिंट दूं? हमने हेक्सागन के बारे में तो सीख लिया, हेक्सागन का एरिया कैसे डिवाइड होता है वो तो हमने अभी अभी सीखा है। मैंने पहले आपको जो एक ट्रायंगल है उसके एरिया का डिवीजन भी तो बताया था, अगर उसमें उसकी मीडियंस खींच दूं तो। इन दोनों को मिक्स करके इक्वेशन बना हुआ है और ये दोनों सिलेबस में है, इसीलिए ये रिलेवेंट हो जाता है। सोचो, देखो अगर मैं हेक्सागन के ये डायगोनल बना रहा हूं, ये वाले डायगोनल, एक तो मैंने ये वाला डायगोनल बना रखा है, एक मैंने ये वाला डायगोनल बना रखा है। ये जो एरिया है ये 1/6 है ना। आप चाहे तो इस डायगोनल को बना लो या मत बनाओ, ये एरिया तो 1/6 है, छठे हिस्से की ट्रायंगल है, हमें इतना पता है। हाँ जी सर, तो ये एरिया 1/6 है। अब इस एरिया के अंदर आपने ये जो बना रखा है ना, ये क्या है? ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री के कारण जब भी आप किसी भी हेक्सागन को ऐसे उसके सारे डायगोनल्स अगर आप बना देते हो, जितने भी डायगोनल पॉसिबल हो वो सारे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, यहां से ये जो लाइन जा रही है, ये इसकी मीडियन, इसका एंगल बाइसेक्टर, इस वाली ट्रायंगल का, इसकी एल्टीट्यूड, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसकी मीडियन सब कुछ होगी। ये जो लाइन आ रही है, ये इस ट्रायंगल की यहां पर एल्टीट्यूड, इसकी मीडियन, इसका एंगल बाइसेक्टर सब कुछ होगी। ठीक है, तो ये सारी, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करने लग जाऊं तो ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है। अब आप इस नजर से अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये भी एक मीडियन है, ये भी एक मीडियन है, और मैं एक और लाइन यहां से खींच दूं, ये लो, अगर यहां से लाइन पास होगी तो ये भी एक मीडियन हो जाएगी। तो ये एरिया 1/6 है, ये एरिया भी 1/6 है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल का 1/6 है, इस ट्रायंगल का 1/6 है, ताकि आप सोल्व कर पाओ, बाद में समझ पाओ। ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है। ठीक है जी, तो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना है सर? 100 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में ट्रायंगल FOE का एरिया कितना है? पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में सर 1/6 है, तो ये है ट्रायंगल FOE का एरिया। और ट्रायंगल FOE के एरिया में से कितना है जो शेडिड है? सर 1/6 ये वाला, 1/6 ये वाला, 6 में से 1, 6 में से 1, यानी कि 6 में से 2 हिस्से शेडिड है, यानी कि 1/3 शेडिड है, 1/3 शेडिड है। तो पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/6 हिस्सा है FOE, और उसका 1/3 हिस्सा है ये शेडिड वाला। तो ये उत्तर होएगा 6 तिये 18 से 18 गया 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने ये पहला क्वेश्चन किया है, हो सकता है आप ना भी सोच पाए हो, ऐसे टेंशन नहीं लेनी, और क्वेश्चन करेंगे। ये बताओ, ये बताओ अब, इन द गिवन फिगर ABCDEF, ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है जी, फाइंड द रेशियो ऑफ शेडिड एरिया टू अनशेडिड एरिया। ओके, अगर मैं इसको O मान लूं तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर ये बड़े वाला डायगोनल और बड़े वाला डायगोनल बना दिया उसने। ठीक है जी, तो यानी कि FOE का एरिया पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में 1/6 है। हाँ जी सर, और अगर मैं FOE को बनाऊं ऐसे, ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, ठीक है, तो ये वाला एरिया तो 1/3 है। ये हम पहले मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये अपना सेंट्रोइड है, इससे आप ऐसे खींच रहे हो, ये तो ये तीनों बराबर है, ये 1/3 है। अब किसी ने इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, तो उससे इस एरिया पर तो फर्क नहीं पड़ रहा। आप या तो ऐसे भी कर सकते थे कि तीसरी मीडियन भी बना लो, ये भी 1/6, ये भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, ऐसे भी कर सकते थे।
बट मैं चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट भी देख पाओ आप। तो इन ए वे पूरे हेक्सागन का जो एरिया है, पूरे हेक्सागन का एरिया, हम नीचे से भी आगे जा सकते हैं वैसे, बट ठीक है, पूरे हेक्सागन का जो एरिया है, उस हेक्सागन के एरिया का 1/6 है, पूरे हेक्सागन का जो एरिया है उसका 1/6 है FOE का एरिया। तो ये एरिया है जी FOE का। मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, आप जल्दी ही कर लोगे, तो समझाना अच्छे से है ना भाई। तो ये तो ट्रायंगल FOE का एरिया पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में 1/6, और इसका 1/3 है। अगर ये 1/3 है तो बाकी का कितना बच जाएगा, बाकी का 2/3। तो इसका 2/3 है शेडिड एरिया, ये है शेडिड। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1/9 पूरे हेक्सागन का 1/9 एरिया शेडिड है। हेक्सागन को मैं नीचे भेज रहा हूं। अगर हेक्सागन का एरिया 9 यूनिट है तो उसमें से शेडिड है 1 यूनिट, तो अनशेडिड, अनशेडिड कितना हो जाएगा भाई साहब, 8। 9 में से 1 शेडिड है, अनशेडिड 8 है। वो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ शेडिड टू अनशेडिड। तो शेडिड 1 यूनिट है, अनशेडिड 8 यूनिट है, ये हो जाएगा 1:8। इनको समझाने में टाइम लग रहा है, करने में नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, करने के लिए तो सिर्फ ये एक फ्रैक्शन लिखेंगे, हम सिर्फ इतनी लिखेंगे, बाकी सारा गेम हमारे दिमाग में चलेगा कि 1/6 तो इस ट्रायंगल का एरिया है, उसमें से 1/3 ये है, तो 2/3 शेडिड है, ठीक है। तो पूरे हेक्सागन के कंपैरिजन में 1/9 शेडिड है, 9 में से 1 शेडिड है, तो बाकी का 8 अनशेडिड है। तो शेडिड इज टू अनशेडिड का रेशियो 1:8, इतने में निकाल देंगे हम सवाल, ठीक है। बट पहले दिन मैं आपको इतने में समझा दूं नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ भाई, इसमें आएगा मजा। हिंट दूं आपको, हिंट ये है कि इसके ऊपर फोकस करना। पहले एक बार खुद कर लो, फोकस इन्हीं ट्रायंगल्स के ऊपर करना है जो बड़े वाले डायगोनल ने डिवाइड करके बनाई है। इस ट्रायंगल के ऊपर अलग से फोकस, इसके ऊपर अलग से, इस पे इन पे फोकस होना चाहिए। सोचो, देखो ट्रायंगल FOE, इसका एरिया 1/6 है, इसका एरिया 1/6 है ना, ओके। और ट्रायंगल FDO, इसका एरिया भी 1/6 है। हो क्या रहा है, इसका एरिया है 1/6, अब मैं अलग से FOE बना रहा हूं। इसके अंदर उसने यहां से एक मीडियन खींची, यहां से एक मीडियन खींची, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मीडियन ही है, ठीक है। ट्रायंगल FOE को देखो, सिर्फ बड़े डायगोनल्स जब हमने बनाए तो ये वाली एक ट्रायंगल बनी थी। FOE के अंदर अगर मैं ऐसे मीडियन खींचूं, ऐसे मीडियन खींचूं, तो ये वाला हिस्सा 1/6 होता है, 1/6 इस पूरी ट्रायंगल के एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब तक तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा था कि कितने फ्रैक्शन एरिया शेडिड है। अब मैं आपको ये दूसरी तरफ से करके दिखा दूंगा, वो इजी पड़ता है अपने दिमाग के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इस तीसरी वाली मीडियन को बना दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन सबका एरिया एक यूनिट है। अदरवाइज हम वैसे भी ये ना भी बनाऊं तो भी आप सोच सकते हो कि ये 1/6 है, ये 1/6 है। मैं मन ही मन में मैंने क्या मान लिया कि इसका एरिया 1 यूनिट है। अगर इसका एरिया 1 यूनिट है तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा जी 6 यूनिट, ठीक है। अगर इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 यूनिट हो गया तो इस पूरे हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा, ऐसी ऐसी 6 ट्रायंगल है तो पूरे हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 36 यूनिट। अब तक हम जो कर रहे थे उसको ऐसे भी कर सकते थे हम, यानी कि जो शेडिड रीजन है इसको अगर मैं 1 यूनिट मान लूँ, बट ये अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी थी, ठीक है, ओके। तो हेक्सागन का एरिया कितना हो जाएगा 36 यूनिट। अब अगर ये 1 यूनिट है, सेम कहानी इसके साथ है, ये जो ट्रायंगल है उसका 1/6 एरिया है, सेम कहानी इसके साथ है। तो टोटल कुल मिलाकर कितना एरिया शेडिड है, 1 2 3 4 5 6, तो शेडिड एरिया है मेरे भाई 6 यूनिट।
हेक्सागन का एरिया है 36 यूनिट। अब जो भी देगा हम देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द हेक्सागन इज शेडेड? तो 36 में से 6 यूनिट शेडेड हैं, तो 6 आउट ऑफ 36 यानी कि 16.66% इज शेडेड। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। ये बताओ, इन द गिवन फिगर PQRSTU इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज एरिया ऑफ SQU? तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भैया ये छोटे वाला डायगोनल है, उससे बना रखी है साइड। अगर हेक्सागन की साइड 12 है तो ये 12√3 होगी इसकी लंबाई। A√3 होती है या √3A होती है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू A स्क्वायर। 12 इंटू 12 √3 का स्क्वायर होता है 3। 4 3 12, 12 3 36, 3 108 √3। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको जो सिलेबस करवा रहा हूँ वो बिल्कुल क्रिस्प है, प्लस ब्रेन स्टॉर्मिंग भी उसके अंदर हो रही है। कई बार हमें जैसे यहाँ पर हम दिमाग लगा रहे हैं और साथ में उसके अंदर प्रैक्टिस भी हो रही है। ठीक है, बहुत ही तसल्ली से ये डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं। आप बस इसको करते रहो। इसके बाहर आप घोड़े के ऐसे लगी हुई होती है ना, आपके पास वैसे इतना टाइम भी नहीं होगा कि इसके बाहर आप देखो, बट 100% कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहो। बताओ, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। PQ एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ABCD एंड EF। ये मिड पॉइंट्स हैं PQ एंड R। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब इनके मिड पॉइंट्स से बने तो ये वही वाला केस है। जो भी अपने हेक्सागन की साइड है ना 12, तो इसका 1.5 गुना है ये है 12 का 3/2 गुना, यानी कि 18 है ये साइड। ये वही वाला केस हो गया। अगर मैं सबसे लंबे डायगोनल को बनाऊं, ये A है, ये 2A है, तो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाऊं तो ठीक है। तो आगे से बहुत बार मैंने बता दिया, आगे से अब आपको याद रहेगी। तो इसका एरिया बताना, तो इसका एरिया क्या होगा भाई? √3/4 इंटू A स्क्वायर, 18 का स्क्वायर। 4 के अंदर 2 बारी 2 होता है, 1 2 से मैंने ये काट दिया, 1 2 से मैंने ये काट दिया, 9 में 81 √3। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ूं? इन द गिवन फिगर देयर आर 2 कॉन्ग्रुएंट रेगुलर हेक्सागन्स। 2 हेक्सागन है जो कॉन्ग्रुएंट यानी कि इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है, दोनों रेगुलर हैं। ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं वही फिगर है। ईच विद साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ BDF का एरिया और PQR का एरिया? इनके एरिया का रेशियो निकालना है। इफ PQR आर मिड पॉइंट से, PQR मिड पॉइंट है, वही सिचुएशन बना रहा है जो मैंने आपको बताई। ओके, करें फिर। अगर हेक्सागन की साइड अब आपको 6 लेने की जरूरत नहीं, उसने एरिया का रेशियो पूछा तो कुछ भी ले लो। हेक्सागन की साइड अगर मैंने A ले ली तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी मेरे भाई 3/2A। ये ऐसे मिड पॉइंट से बनी हुई है, लास्ट क्वेश्चन में किया है ये वाली। ठीक है, और इसकी साइड आ जाएगी √3A। तो इनकी साइड्स का क्या रेशियो है एक बार मैं वो देख लेता हूं। इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है 3/2A रेशियो √3A। A से A कट गया, ठीक है, और √3 से ये चला जाएगा √3 पर, तो साइड्स का रेशियो है √3:2। तो इनके एरिया का क्या रेशियो हो जाएगा भाई? एरिया का रेशियो हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना 2, अगर इनकी साइड्स का ये रेशियो है तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 4, 3:4। पहले उसने हमसे पूछा है BDF का, BDF यानी कि इस वाली का 4:3 उत्तर हो जाएगा। करने को आप इनकी साइड 6 मान के भी कर सकते थे, बट मैं ये बता रहा हूँ उसकी भी जरूरत नहीं है। अगर वो कल को साइड ना दे तो उसकी जरूरत नहीं है, हमें साइड की उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं।
बताओ। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल। एक स्क्वायर का पेरीमीटर और एक हेक्सागन का पेरीमीटर बराबर है। हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बट समझने के लिए बना देते हैं। इनका पेरीमीटर बराबर है। देखो यहां पर जो पेरीमीटर बनता है वो बनता है 4 साइडों से मिलकर, और यहां पर पेरीमीटर बनता है 6 साइडों से मिलकर। तो एक ऐसा नंबर लो जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए। मन ही मन में 4 और 6 का एलसीएम ले लो, 12 एक ऐसा नंबर है ना। तो मैंने इसका पेरीमीटर भी 12 मान लिया। इसका पेरीमीटर जब आपने 12 मानना तो साइड आ गई 3, इसका पेरीमीटर 12 मानना तो साइड आ गई 2। सारी साइड लिखने की जरूरत, ये आप मन में कर सकते थे, ठीक है। इसकी साइड आ गई 3, इसकी साइड आ गई 2। अब वो पूछ रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। हेक्सागन का एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशियो। तो हेक्सागन बटे स्क्वायर, हेक्सागन का एरिया क्या होगा भाई? हेक्सागन का एरिया हो जाएगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, तो 6 इंटू √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। दैट्स इट। पहले हेक्सागन का पूछा ना, ठीक है। 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, या तो 2√3/3 होगा, ये रहा। या फिर ऐसे भी हो सकता है इस √3 से मैं इसको काट दूँ 2:√3 हो, वो कहीं पर भी है नहीं। आंसर इस ऑप्शन है। और करोगे ऐसे क्वेश्चन? बताओ फिर, बताओ। An equilateral triangle and a regular hexagon have equal perimeters। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक हेक्सागन है, इनका पेरीमीटर इक्वल है। एग्जाम में ये फिगर नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेरीमीटर एक ऐसी वैल्यू है, पेरीमीटर उसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा, यहाँ पर 6 हिस्सों में बांटूंगा। तो एक ऐसा नंबर सोचो जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। 6 पेरीमीटर मैंने 6 मान लिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गई 2 और इसकी साइड आ गई 1। दोनों का पेरीमीटर सेम है ना जी। अब ये बोल रहा है ट्रायंगल का एरिया इसने बता दिया, तो बोल रहा है पेरीमीटर इसका हेक्सागन का एरिया बताओ। तो अगर आपको इनकी साइड्स पता है तो इनके एरिया का रेशियो भी पता होगा, निकाल देते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया बटे में हेक्सागन का एरिया, इनके एरिया का रेशियो निकाल रहा हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 2 का स्क्वायर। ये मैंने √3/4 ऐसे क्यों लिखा आपको समझ आ जाएगा। हेक्सागन का एरिया है 6 इंटू √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर। तो √3/4 से √3/4 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा जी 2/3। इनके एरिया का रेशियो है 2:3। ट्रायंगल का एरिया उसने बता रखा है कि भाई 16 है, 8 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 8 गुना हो जाएगा। ये इसने पूछ रखा है, 3 8 24। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। अब ये आपसे एक्सपेक्टेड है, इसमें टाइम लगेगा, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल होगे। क्यों? ऑप्शंस के कारण होगे, सारे चेक करने पड़ सकते हैं, बट उम्मीद करता हूं कि आप ही करोगे और ठीक करोगे। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। हेक्सागन का एरिया और स्क्वायर का एरिया इक्वल है। तो हेक्सागन की साइड मैंने मान ली भाई साहब h, मन ही मन में। हेक्सागन की साइड मैंने मान ली h और स्क्वायर की साइड मैंने मान ली s। तो हेक्सागन का एरिया होएगा 6 इंटू √3/4 h स्क्वायर। ऐसी ऐसी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, और स्क्वायर का एरिया होएगा s स्क्वायर। ठीक है जी, इनका एरिया बराबर बताया ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर? इनके पेरीमीटर का रेशियो बताना है, ठीक है जी। तो पेरीमीटर का रेशियो बताने के लिए इनकी साइड का रेशियो निकाल लूँ। एक्चुअल में मुझे रेशियो बताना है 6h, इसका पेरीमीटर है 6h और इसका पेरीमीटर 4s, लेकिन मैं पहले h और s का रेशियो निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले किसकी बात कर रहा है वो? एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन? पहले हेक्सागन की बात कर रहा है, तो मैं h को ऊपर रख लेता हूँ, है ना।
तो मैं s को इधर लेकर आ रहा हूं, तो h² / s² इज इक्वल टू, इन चीजों को मैं उधर भेज देता हूं, तो 4/6√3। काट पीट लेते हैं भाई, ठीक है। 2 × 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट, अब मैं स्क्वायर रूट कर दूं, h/s इज इक्वल टू, अब इस 2 की भी स्क्वायर रूट करूंगा, इसकी भी करूंगा, मैंने सबको ही स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया ऐसे, ठीक है। ये 2 है, नीचे 3√3 है। लेकिन क्या मुझे h और s का रेशियो निकालना है? नहीं, मुझे तो निकालना है इनके पेरीमीटर का रेशियो। तो हेक्सागन का पेरीमीटर है मेरे भाई 6h और स्क्वायर का पेरीमीटर है 4s। तो मैंने न्यूमरेटर में 6 से गुणा किया दोनों तरफ, तो अंदर जो 6 है वो जाकर बन जाएगा 36 स्क्वायर रूट के अंदर। भाई ऊपर मैंने 6 से, स्क्वायर रूट के बाहर 6 है, अंदर जाके 36 बन जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैंने दोनों तरफ 4 से गुणा किया है, तो ये जो 4 है ये अंदर जाकर बन जाएगा 16। यहां पर ऑलरेडी 3√3 है, बट बन जाएगा 16, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, कभी भी ये नहीं है कि आप जिस तरीके से इसको काटोगे हमेशा ही उस तरीके से उत्तर मिलेगा। कई बार एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लेक्स तरीकों से, जैसे मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 16/2, मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 64/8, है ना, या फिर मैं 8 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/68/1, मैं कुछ भी कैसे भी लिख सकता हूँ। तो इन चीज़ों को वो कैसे भी लिख सकता है और वो कई बार लिख देता है, तो उसमें ये नहीं है कि आपको ही उत्तर नहीं दिख रहा, नहीं, सबको ढूंढना पड़ता है। तो टेंशन नहीं लेनी, एक बार इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। तो भाई 2 8 16, 4 दूनी 8, 4 में 36, तो ये 3 से कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √, अगर ये ऊपर जाएगा, अगर मैं इसको काट दूं 3 × 3 तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब कहीं पर भी ऐसे नहीं लिख रखा कि √, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको कि √√, में 3 रेशियो √2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि √a/b को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √a/b। तो इस चीज को बताने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सर हम क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करो, ऑप्शन को, इस ऑप्शन को सोल्व कर रहा हूं मैं। अब मुझे पता नहीं है ना उसने कैसे लिखा होगा, आपको भी पता नहीं, कल को किसी और तरीके से लिख देगा। तो ये ऐसे है कि √a/b, मैं बस क्या करूंगा, तो सर अगर वो अलग अलग तरीके से देगा तो हम क्या करेंगे, आप सिर्फ एक चीज याद रखो, यहां पर आपने दोनों को √ के अंदर रखा हुआ है ना, तो यहां पर भी √ के अंदर रख दो, एक सिमिलरिटी रखो आप। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ऐसे, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ऊपर नीचे √ पहनाया हुआ है, और मैं इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करके √3/2 आना चाहिए √ के अंदर, ओके जी। तो √3 से ये √3 कट जाएगा, ये √6 से ये √6 पर कटेगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 के अंदर होता है 3 दूनी 6, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आ जाएगा √2। तो √2 तो है नहीं, हमारा उत्तर ये है भाई, रूट के अंदर √2 आ रहा है, वो तो हमारा उत्तर है नहीं ना, रूट के अंदर √3/2 आना चाहिए, तो ये तो काट दिया। देन ऑप्शन बी चेक करो एक बार, इधर चेक करते हैं। देखो मैं ऊपर नीचे √ के अंदर लिख रहा हूं चीजों को, बिकॉज यहां पर √ के अंदर √3/2 है, तो अगर ये बिना रूट के 2√3 है, तो इसको अगर मैं √ के अंदर लिखूंगा तो क्या आएगा, आप 8 को जब लिखते हो √ के अंदर तो क्या लिखते हो, उसको स्क्वायर करके डालते हो √ के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वायर करके डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और नीचे है √ के अंदर 6√2, क्या ये आएगा कटपिट के वैसा? तो भाई 3 दूनी 6 या फिर 4 × 12 होता है, 6 दूनी 12, √2 से √2 पर, तो √ के अंदर √2 है ना भाई, ये वही आ गया, ये तो नहीं बन रही भाई बात। तीसरे वाला देखते हैं, ना बन रही यहां पर बात, एग्जामिनर क्या कर रहा हो पता नहीं, ठीक है। तो रूट के अंदर यहां पर न्यूमरेटर में है 6√3, और इसको रूट के अंदर डालूंगा तो 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 3√3/2। अरे यहाँ पर बन जाती थी ये ससुर, यहाँ पर भी नहीं बन रही। क्या ऑप्शन डी है क्या उसका उत्तर? चलो भाई अब क्या करें, डी करके देखेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा भाई, इसको रूट के अंदर डालूंगा तो 4 और वो बन जाएगा 3। तो ये √3 से ये √3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, इस √3 से इसको भी काट दूं तो रूट के अंदर आ गया √3/2, यही है उत्तर। तो अब आपके मन में आएगा सर ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो आप इस बात की टेंशन मत लो, कोई तरीका नहीं है जिससे ये टाइम बचेगा। अगर वो, हाँ एक तरीका है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको दे देता थोड़ी सी गड़बड़ करके, इस ऑप्शन को पहले दे देता मैं, बट मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन जैसा आया है उसको एज इट इज रखता हूँ। मैं भले ही उसको इम्प्रूव कर दूँ, बट मैं हवा मारने के लिए उसको बदलता नहीं। तो क्या है, तो क्या मैं सारे ऑप्शंस को लास्ट कर देता हूँ ना? कई बार पहले पे भी आ जाते हैं एग्जाम में, कई बार दूसरे पे, कई बार तीसरे पे, कई बार चौथे पर। तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार अननेसेसरी चीज़ों में भी टाइम लग जाता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वैसा बनाया हुआ है। तो हम उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होंगे कि भाई कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, तो एग्जाम में जब ऐसा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। आपको पता होगा कि हाँ यार ऐसा भी होता है, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये औरों के साथ भी हुआ होगा इस क्वेश्चन में। ठीक, समझ गए ना? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकता हूं, इसके ऑप्शंस को सिंप्लीफाई करके दे देता, बट फिर वो एक छल हो जाएगा आप लोगों के साथ, क्योंकि यहां पर आप जो फेस करोगे और एग्जाम में जो फेस करोगे वो अलग अलग हो गया, तो आप उसके लिए नहीं तैयार हो पाओगे और मुझे आप पकड़ नहीं पाओगे। बट दैट इज नॉट एथिकल, तो वो करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और आपने किस चीज को दिल से नहीं लगाना, किसको लगाना है, ये बताओ। A square and a regular hexagon are drawn such that all the vertices of the square and the hexagon are on a circle of radius r. एक सर्कल है, उसके ऊपर एक एग्जामिनर ने ऐसे हेक्सागन बनाया और स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर के भी हेक्सागन के भी सारे वर्टिसेस सर्कल पर आ गए। शक्तिमान की छाती पर होता है ऐसा तो, है ना? तो हम एक सर्कल में तो ऑफ कोर्स नहीं बनाएंगे, जस्ट मैं समझा रहा था क्या वो बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, दो अलग अलग में बना लेंगे, क्या दिक्कत? अपने पास क्या सर्कल की कमी है? तो स्क्वायर जो है वो भी ऐसा है कि सर्कल के ऊपर उसके चारों वर्टिसेस आ रहे हैं, और सेम ही साइज का सर्कल मैंने यहाँ पर बना लिया। जो अपना हेक्सागन है वो भी ऐसा है। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस क्या है? ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल का रेडियस है आर। बस ठीक है भाई, अब नहीं लिखते, बुरा मान गया कंप्यूटर। ठीक है, तो सर्कल का रेडियस है आर, तो हमने क्या बताना है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इन द हेक्सागन। तो अगर रेडियस आर है, अगर ये आर है, तो आपको पता है कि भी जो हेक्सागन है उसके बड़े डायगोनल्स को अगर हम मिलाते हैं ऐसे, तो बड़े डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो इसके बाहर वाले सर्कल का भी सेंटर होता है, अंदर वाले सर्कल का भी सेंटर होता है, वो सेंटर होता है इसका, इस फिगर का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आर है तो ये भी आर होगा, तो हेक्सागन की साइड भी आर होगी। तो हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और अगर सर्कल का रेडियस आर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये स्क्वायर का डायगोनल बनेगा। अगर स्क्वायर का डायगोनल है 2r, तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। हमें सिर्फ इन दोनों का रेशियो ही निकालना है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, देन 2 दूनी 4, 2 तिये 6, इस 2 से ये 2 गया। ठीक है, 3√3:4। पहले किसका पूछा है? एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का पहले पूछा है, तो 4:3√3। ठीक, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, दैट्स ऑल। जो अपने हेक्सागन हैं वो क्लियर हो गए, जो भी हमने सीखना था। अब हेक्सागन से बाहर आज तक एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है,
मेंसुरेशन 2D के अंदर, और पूछा जाना बनता भी नहीं है। बट फिर भी अगर मान लो कभी वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला जाए, तो हमें जो पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑक्टागन के माध्यम से बता देता हूँ। कई बार आपको हो सकता है बुक्स के अंदर ऑक्टागन का एरिया का फॉर्मूला मिले, उसके पेरीमीटर का, उसके इन रेडियस का, उसके सर्कम रेडियस का। आपको ऐसे भी फॉर्मूले मिलेंगे कि अगर पॉलीगन की n साइड्स हैं तो ये इसका एरिया है, ये इसका पेरीमीटर है, ऐसे कोट थीटा करके, ऐसे वो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर आप एट द मैक्स थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना चाह रहे हैं, तो मैक्स आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ऑक्टागन के साथ करके दिखा देता हूँ। ये चारों चीजें हम कैसे निकालेंगे, देखो। तो ये ऑक्टागन का सेंटर है भाई, क्लियर है। अगर मैं इसके बड़े डायगोनल्स को ड्रॉ करूंगा, बड़े डायगोनल्स को, तो वो यहीं से काट कर जाएंगे। ओके जी। तो यहां पर 8, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बनेगी ऑक्टागन में, वो तो हेक्सागन में ही बनती है। ये ऑक्टागन का वो वाला सेंटर है जहां से बड़े डायगोनल्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो यहां से गुजरेंगे। ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होएगा, ये वाला एंगल होएगा, इस पॉइंट के चारों तरफ का एंगल होता है भाई साहब 360 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाई ऑक्टागन है 8, मान लो कल को 10 साइड वाला पॉलीगन हो, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 बटे 10, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। तो 36 डिग्री का हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं पूछेगा, सिंपल, खत्म बात। ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना हो जाएगा 45। ये वाला एंगल है जी 45। अगर उसने ऑक्टागन के बारे में कुछ भी पूछना है तो वो इसकी साइड तो देगा ही देगा कि भाई एक ऑक्टागन है, उसकी साइड है, कुछ भी आप मान लो कि 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो इसका एरिया बताओ, इसका पेरीमीटर बताओ। तो पेरीमीटर तो आप इजीली बता दोगे, 8 × 10 80 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो अब एरिया देखते हैं हम, एरिया कैसे बताएंगे। तो यहां से लेकर यहां तक ये मैंने मान लिया कि ए है, यहां से लेकर यहां तक ये मैंने मान लिया मेरे भाई ए है। ठीक है। तो ऐसी 8 ट्रायंगल हैं इस ऑक्टागन के अंदर। अगर मैं इस एक ट्रायंगल का एरिया निकाल पाया तो 8 ट्रायंगल का एरिया निकाल पाऊंगा, 8 गुना कर दूंगा। तो ये तो अपने सिलेबस में है, ऐसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना। अरे भाई एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 45 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड गिवन है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल है, निकालो एरिया। कैसे निकालोगे, हिंट दे दूं। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ए है, ये वाली बी है, ये थीटा है, तो इसका एरिया होगा हाफ AB sin थीटा। ठीक है। तो क्या आप ट्रायंगल AOB का एरिया निकाल सकते हो? दो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ A² sin 45। ठीक। अगर मुझे देखो sin 45 की वैल्यू मुझे पता है, तो अगर मुझे सिर्फ A² की वैल्यू मिल जाए या A की वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी। फिर तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा और मैं 8 गुना करके ऑक्टागन का एरिया ही बता दूंगा। तो ठीक है। तो A² की वैल्यू कैसे मिलेगी बताओ, सोचो। मैंने आपको एक रूल करवाया था, कोसाइन रूल अगर हम लगाएंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि A² प्लस A² यानी कि 2A² माइनस में 2AB यानी कि 2 × A × A यानी कि 2A² इंटू कोस थीटा यानी कि कोस 45 यानी कि 1/√2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है। तो √2 से ये चला जाएगा √2 पर, आगे हमें क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट, मुझे तो यार A² की ही वैल्यू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो A² मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 100 बटे में 2 - √2, 100 बटे में 2 - √2। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत है, बाकी सब कुछ हमें पता ही है। हाफ इंटू A² की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 100 × 2 - √2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, खत्म बात। अगर ट्रायंगल AOB की वैल्यू आ गई तो ऑक्टागन का एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 8 × एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, खत्म बात। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 8 × क्या है यहाँ पर 1/2 बटे में 100 बटे में 2 - √2 इंटू 1/√2, दैट्स इट। तो सर इससे अच्छा तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही करवा दो। वैसे देखो हमने किया क्या, हमने किया कुछ नहीं,
कोसाइन रूल लगा दिया, बिकॉज हमें ये वाली साइड पता है, तीनों साइड पता है और एंगल पता है, तो इन चारों के बीच में कोसाइन रूल होता है रिलेशन, और ये दोनों इक्वल हैं इसलिए एक ही वेरिएबल हो गया। कोसाइन रूल से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर यहाँ पर पुट करूंगा, इसका एरिया हाफ ए बी साइन थीटा से निकालूंगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और 10 साइड है तो 10 गुना कर देंगे, 20 साइड है तो 20 गुना कर देंगे। तो सर फॉर्मूला ही रटवा दो। मेरे भाई वो आएगा ही नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, जस्ट इन केस आ गया तो फिर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, अननेसेसरी क्यों दिमाग लगाएं हम, उतनी रिलेवेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी टाइप का इसका फॉर्मूला है 2 + √2 हाफ ए स्क्वायर n स्क्वायर बाई 4 ऐसे करके। ठीक है, नहीं करना हमें। ओके, अब अगर इसके इन रेडियस, अगर हमें इसका इन रेडियस निकालना हो, यानी कि इसके अंदर बने हुए सर्कल का रेडियस निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे इसके अंदर बने हुए सर्कल का रेडियस? वह इसके अंदर बने हुए सर्कल का रेडियस हम निकालेंगे, देखो यहां से आप, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल खींच दो। हाँ जी सर, खींच दिया, तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। हाँ जी सर, ए की वैल्यू आपको पता है? जी हाँ पता है। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो इसको अंडर रूट लगाओगे, गंदी सी आएगी बट आ तो गई, फॉर्मूले से भी वैसी आएगी। ठीक है, अंडर रूट लगाओगे, यहाँ पर आ गया, तो फिर आप वो करो, क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये ODB, इसकी लंबाई आ जाएगी, ये 2 हमें पता है, ये अंदर वाले सर्कल का रेडियस है। अगर इसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो वो ये रहा, ये जो भी इस ट्रायंगल की साइड आई थी ए की वैल्यू, इसको अंडर रूट लगाओगे, वो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है। दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये मैंने जनरलाइज चीज बता दी आपको 5-7 मिनट लेकर, दैट्स ऑल। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अपने एग्जाम में यहाँ तक आ रहा है सब कुछ। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए बताइए आपका दोस्त आपको लाइब्रेरी में दिखा के डरा देगा। लोग करा देते हैं ये चीज़ें जो आती नहीं अपनी हवा बनाने के लिए। ठीक है, तो उन फॉर्मूले से डरना नहीं है आपको। ठीक है, तो दैट्स ऑल। पॉलीगन के अंदर इतना ही है, इसके बाद हम सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अंदर मेरे को लग रहा है कि 6 क्लासेस हो सकती हैं, देन खत्म, मेंसुरेशन 2D विल बी ओवर। बाय बाय, टेक केयर।